चलो स्टार्ट करें चैप्टर 21। हाँ, पेज नंबर 317 पे आ जाओ। लास्ट हमने वो सस्पेंशन और CIRP वाला पॉइंट देखा था, जहाँ कोविड के मैटर की बात हो रही थी। तो भाई कोविड के टाइम पे 1 साल के लिए उन्होंने CIRP प्रोसेस को होल्ड पे रख दिया था, बिकॉज ऐसे टाइम पे काफ़ी सारे लोग लॉसेस में थे, डेट्स पे नहीं कर पा रहे थे, तो फिर ऐसी एप्लीकेशंस बढ़ जाती, पैनिक सिचुएशन थी, इसलिए बोला इसको अभी होल्ड पे रखो। जब नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीज़ें तब शायद इसकी ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ेगी, सबका पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बेसिक आइडिया था। अब यहाँ पे आगे का पॉइंट देखते हैं। टाइम लिमिट की बात हो रही है। ये CIRP प्रोसेस जो हम देख रहे हैं IBC एक्ट के बेसिस पे, तो इस पे हमने पहले भी देखा था, या कल जब स्टार्टिंग में अपने बात कर रहे थे कि मेन आइडिया IBC एक्ट का यही था कि जल्दी प्रोसेस करना है। एक तो कंपनी को बचाने की कोशिश करनी है, तो नया बायर जल्दी ढूंढो जो मैटर सॉर्ट आउट करके इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रिटर्न कर सके, या फिर अगर वाइंडिंग अप भी करना है तो जितनी जल्दी वाइंडिंग अप प्रोसीजर होगा ना, असेट्स को रिकवर करना ज़्यादा वैल्यू पे पॉसिबल होगा और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कम से कम लॉस होगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के यहाँ टाइम लिमिट डिफाइन करना ज़रूरी था कि एप्लीकेशन करने के बाद कितने दिन में ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। नॉर्मल टाइम लिमिट बोलिए 180 डेज, एंड दैट इज़ वेरी रीजनेबल। 180 डेज के अंदर अगर इतना मैटर सॉल्व हो रहा है तो ये अच्छी बात है। बहुत छोटा टाइम पीरियड माना जाता है, 6 मंथ्स इज नथिंग। जब आप एक कंपनी को पूरा रिवाइव करने की बात कर रहे हो, उसके लिए बायर ढूंढ रहे हो, क्रेडिटर्स के फंड्स रिकॉल करने हैं, ये सब चीज़ें हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 180 डेज तो बहुत नॉमिनल टाइम हो गया। इतना टाइम तो अथॉरिटीज़ को मिलना ही चाहिए, तो ये टाइम लिमिट बोल दी। अब जब भी ऐसी टाइम लिमिट आती है, आपको पता है फिर एक्सटेंशन की बात तो होती है। हो सकता है ऐसा कि 180 डेज कम पड़ जाए और प्रोसेस कंप्लीट ना हो पाए। तो इसमें बोला है कि जो क्रेडिटर्स हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, अगर उनमें से एक मेजॉरिटी नंबर अग्री करता है कि हाँ भाई टाइम एक्सटेंशन दे देते हैं या उतना थोड़ा और टाइम लग जाएगा तो चलेगा, तो उसके लिए उनसे एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनके अप्रूवल की, दैट इज 66% ऑफ द क्रेडिटर्स। जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं उनमें 66% लोग अगर अग्री करते हैं तो टाइम एक्सटेंशन के लिए अपने NCLT में जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। और टाइम एक्सटेंशन मिलेगा तो कितना, 90 डेज। तो 180 प्लस 90, ठीक है, तो 270 डेज तक हो गया। और भी कुछ प्रोविजंस होते हैं एक्सटेंशन के, तो इसलिए एक और टाइम लिमिट लिखी है। बोला मैक्सिमम सब कुछ मिला के, कोई भी और कंडीशन हो, टाइम एक्सटेंशन हो, एनीथिंग, मैक्सिमम टाइम जो मिलेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए दैट विल बी 330 डेज। तो 180 प्लस 90 तो वैसे भी बोला था, और आप देखोगे तो और 60 डेज का एक मार्जिन नजर आ रहा है। अब वो कैसे आपको क्लेम करना है वो यहाँ पे बोला नहीं, लेकिन बोला टोटल इन ऑल 330 डेज तक ये एक्सटेंशन होके जा सकता है। उतने टाइम में तो प्रोसेस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो इस पूरे सेक्शन के अंदर ये टाइम लिमिट बोली, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट सेक्शन 12 कैपिटल A है। इसमें ये क्लैरिफाई किया कि जो एप्लीकेशन आपने किया है CIRP के प्रोसीजर के लिए, वो एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब विड्रॉ क्यों करेंगे, उसका सिंपल रीजन है, देखो क्रेडिटर्स को पैसों से मतलब था, इसी वजह से वो कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ ये मैटर लेके गए NCLT में कि वे पैसे नहीं दे रहे। अब इन बिटवीन आपने एप्लीकेशन कर दिया है, लेकिन कॉर्पोरेट डेटर बोलता है कि मेरे पास फंड्स अरेंज हो गए, आप पैसे ले लो। अभी तक नहीं थे लेकिन अरेंजमेंट हो गया, मैं पे करने को रेडी हूँ, आप पैसे ही ले लो। अब आपका पेमेंट कर दिया, अब कोई मतलब है CIRP प्रोसेस का? तो जो आपने एप्लीकेशन कर दी वो तो काम की है भी नहीं। अब आप भी लीस्ट इंटरेस्टेड हो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आपका पेमेंट आ गया ना, अब एप्लीकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो, ये पॉसिबल है। लेकिन विड्रॉवल के लिए मेजोरिटी क्रेडिटर्स फेवर में होने चाहिए कि हाँ विड्रॉ करना है, और वो मेजोरिटी कितनी रखी है, 90%। मतलब 100 में से 90 क्रेडिटर्स अग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई एप्लीकेशन वापस ले लो, और वो तभी अग्री करेंगे जब पेमेंट मिला होगा, अदरवाइज तो क्यों अग्री करेंगे। तो पैसे वापस मिल चुके हैं तो विड्रॉवल का एक ऑप्शन है। ऑप्शन इसलिए दिया ताकि जो अथॉरिटीज है ना उनका वर्क बर्डन भी कम हो जाए। NCLT में एप्लीकेशन दिया, अब वो एप्लीकेशन से आपको कोई फायदा नहीं है, आप एप्लीकेशन रहने दोगे, वो प्रोसेस करते रहेंगे, इससे बेटर है ना एप्लीकेशन ही विड्रॉ कर लो, उनके भी पेंडिंग केसेस कम हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे रखा है। तो 12 और 12A। अब लास्ट टाइम जो कंडीशंस थी पिछले नोट्स में, उसके कंपैरिजन में इसमें चेंजेस थे, इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखा है, तो आपको पता चल जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है सेक्शन नंबर 14, ये कोविड में बड़ा पॉपुलर हुआ था टर्म, मोरेटोरियम। तो 2 नए टर्म सीखे थे तब, नए नए, एक क्वारंटाइन था और दूसरा मोरेटोरियम था। दोनों से डर लगता था, ठीक है। तो पर्पस क्या है उसका, क्वारंटाइन का तो चलो यहाँ कोई लेना देना नहीं, लेकिन मोरेटोरियम जो हमने कोविड में टर्म सीखा था दैट वाज रिलेटेड टू बैंक लोन्स। अब काफ़ी लोग लोन्स पे चीज़ें परचेज करते हैं, होम लोन है, कार लोन है, बिजनेस लोन है, तो लोन लेना कोई नई बात नहीं है। और मेजोरिटी मिडिल क्लास इनकम ग्रुप या सैलरीड ग्रुप जो है, या इवन बिजनेस वाले भी हैं, तो वो लोन तो लेते ही हैं। अब लोन वाले पोर्शन में है क्या ना, हम असेट्स परचेज करने की लालच में हैवी लोन्स में चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी इनकम का
मेजोरिटी पोर्शन ईएमआईज में पे करने में निकाल देते हैं। तो जो हाथ में पैसा बचता है हर महीने बहुत कम है, बैंक लोन की ईएमआई में ज़्यादा जा रहा है। कि पहले घर ले लिया तो उसका ईएमआई आ रहा है, फिर अब गाड़ी भी लेनी है वो भी ईएमआई पे ले रहे हैं, तो पैसा मिल रहा है ना क्रेडिट पे यूज़ करने को, तो लोग खर्चा उस सेंस में किए जा रहे हैं कि ईएमआई भर देंगे। अब ईएमआई तब तक ही सही रहता है जब तक कमाई आ रही है, कहीं अगर थोड़ा सा ब्रेक या झटका भी लग गया ना तो टेंशन हो जाती है कि पैसे कैसे भरेंगे। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ होनी है। कोविड में एकदम से जब वो इनकम पे ब्रेक लग गया, सैलरीज आनी बंद हो गई, कोई हाफ पे कर रहा है, कोई एम्प्लॉयर पे नहीं कर रहा है, बोले अभी तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब प्रॉब्लम आ रही थी। तो गवर्नमेंट को पता था कि बैंक ईएमआईज में डिफॉल्ट होने वाले, तो आरबीआई के पास ये पावर होता है कि वो अलाउ कर सकते हैं बैंक्स को कि आप अपने कस्टमर्स को मोरेटोरियम अलाउड कर दो। उसका मतलब ये है कि आपके ईएमआई जो है वो पॉज हो जाएंगे। अभी आपको कुछ महीनों तक ईएमआई नहीं पे करना है तो इट इज ओके, आप उसको पॉज करवा सकते हो, देन वापस रिज्यूम कर लेना एट अ फ्यूचर डेट, जो भी नंबर ऑफ मंथ्स अलाउ किए उसके बाद। अब ये ऑप्शनल स्कीम थी, परमानेंट नहीं था, ऐसा मतलब मैंडेटरी नहीं था कि सबको क्लेम करना ही है। अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप ईएमआई कंटिन्यू रखो, नहीं है तो आप फैसिलिटी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे रखा था 6 मंथ्स का मोरेटोरियम, हर बैंक ने अलाउ किया अपने लोन होल्डर्स को कि आप 6 महीने तक के ईएमआई नहीं भरोगे ना अगले तो चलेगा, इंटीमेशन दे दो कि हम नहीं भरने वाले, ताकि कैलकुलेशन समझ आ जाए। आफ्टर 6 मंथ्स आप ईएमआई भरना स्टार्ट करना, तो आप इससे ब्रेक ले सकते हो। बट कंडीशन क्या है, ये ड्यूरेशन जितना आपने पैसा यूज किया उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि वो भी माफ हो जाएगा? इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। अब बैंक वाले बोल रहे हैं कि चलो आपका 10 लाख रुपए बाकी है, हर महीने 25,000 ईएमआई भरते हो, अगले 6 महीने तक मत भरना। तो आप अगले 6 महीने वो 10 लाख तो यूज ही कर रहे हो ना, तो 6 महीने का इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा। अभी नहीं भरना पड़ेगा, बाद में भरना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट तो पे करोगे ना। प्रिंसिपल तो वैसे भी आप जो लिया है वही रीपे कर रहे हो, कभी भी करो, लेकिन जो आप पैसा यूज कर रहे हो ना उस पर हर दिन का ब्याज तो आपको देना है। तो बैंक वालों ने बोला कि मोरेटोरियम सोच समझ के लेना, हम ये इंटरेस्ट आपसे बाद में वसूल करेंगे 6 महीने का, और ये इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में जुड़ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। सपोज 10 लाख के बोरोइंग पे या आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे आपका 6 महीने का 50,000 रुपए का इंटरेस्ट होता है, लमसम अमाउंट मान रहा हूँ, कोई भी इंटरेस्ट रेट पे। तो आपका 6 महीने के बाद जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो हो जाएगा 10,50,000, फिर उसके ऊपर ईएमआई शुरू होंगे। तो इंटरेस्ट पोर्शन को प्रिंसिपल में जोड़ के लोन बढ़ा दिया और उस पर भी इंटरेस्ट लेंगे आपसे, तो ये महंगा पड़ना शुरू हो गया, समझ आ रहा है? तो नंबर ऑफ ईएमआईज बढ़ा दिए या मंथली ईएमआई का अमाउंट बढ़ा दिया, तो एक्चुअली में तो महंगा पड़ने वाला था। बट जिसके पास इनकम सोर्स है ही नहीं, वो मजबूरी में तो ये ऑप्शन ऑप्ट करेगा कि अभी 6 महीने निकालो, बाद में देख लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा भर देंगे। तो वो कैलकुलेशन तब के टाइम में लोगों ने किया और अपने अपने डिसीजंस लिए। अच्छा, इसमें बैंक वाले बोले हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे, ये भी कम नहीं है, फिर लूटने पे आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब भाई सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर लो ना, कंपाउंड की क्या जरूरत है? अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तब कोई ना कोई पीआईएल कर रहा है तो बोले बैंक वाले ये गलत कर रहे हैं। तो एक्चुअली में उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट इंप्लीमेंट करके लोगों के ईएमआई रिस्ट्रक्चर कर दिए थे। बट बाद में जब पीआईएल गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये इंटरेस्ट जो आप चार्ज कर रहे हो, पहली बात तो उस पर भी क्वेश्चन आ रहा है कि करना चाहिए कि नहीं। बैंक वालों ने सीधा सुप्रीम कोर्ट को धमका दिया, बोले देखो अगर इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करें, आप ये चाहते हो, तो वो 6 महीने का एफडी का इंटरेस्ट भूल जाओ, फिर हम इन्वेस्टर को इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं? मतलब जिसने बैंक में पैसा रखा है वो एफडी का ब्याज तो मांग रहा है, लेकिन जिसने बैंक से लोन लिया है वो बोलता है 6 महीने का ब्याज नहीं दूंगा, तो इंटरेस्ट आएगा नहीं तो हम इंटरेस्ट पे ऑफ कैसे करेंगे? तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इंटरेस्ट नहीं भी देना है मत दो, एफडी होल्डर्स को 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं देंगे। फेयर रखो ना दोनों के लिए, फिर सेम स्कीम होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार ये तो फिर बैंकिंग बिजनेस पे आ जाएगा, तो इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा बर्डनसम हो गया। आप सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करो, दैट इज लेजिटिमेट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं जाना है। तो इन्होंने वापस से लोन अकाउंट्स में रिवर्सल किए और जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया था उसको रिवर्स भी किया। तो वो सब ट्रांजेक्शन तब के टाइम पे हुए। पॉइंट यहाँ पे ये कि मोरेटोरियम का मतलब क्या है, जो भी एक्शंस आपके खिलाफ लिए जा रहे थे या जो आपके लायबिलिटीज थी उसको होल्ड कर दिया जाएगा फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड। सेम चीज यहाँ पे भी मोरेटोरियम में बोल रहे हैं, क्लियर? अब यहाँ पे जो मोरेटोरियम की बात हो रही है वो लोन या मनी के टर्म्स में नहीं है। यहाँ पे ये बोला कि जो कॉर्पोरेट डेटर ऐसा है जो सीआईआरपी प्रोसेस में गया है या जिसके खिलाफ एज अ क्रेडिटर आप सीआईआरपी में उसको लेके गए एनसीएलटी के पास, तो एनसीएलटी ये बोल रही है कि देखो ये प्रोसीजर हमने इनिशिएट कर दिया है, अब ये सेम प्रोसीजर किसी और अथॉरिटी के पास किसी और फोरम में लेके मत जाना। वो रेस्ट ऑफ जुडाइस वाला कंसेप्ट हो गया। ऑलरेडी एक जगह मैटर चल रहा है ना, बाकी सब जगह। अच्छा, अगर कोई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है भी, उस पर भी हम स्टे लगा रहे हैं, कोई नया केस फाइल करोगे वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, किसी और एक्ट में सेम क्लेम करने जाओगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। जब आपका पैसा हम आपको यहाँ से दिलवा रहे हैं तो बाकी स्कीम्स में पैरेलली आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक सरफेसी एक्ट का भी रेफरेंस दे रखा है जो ग्रुप 2 में आपने पढ़ा है, वो भी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, असेट रिकंस्ट्रक्शन, उसी की बात करता है। तो बोला वो एक्ट में भी नहीं जाना है। ये सारे ट्रांजेक्शन्स पे ब्रेक लगा दिया, इंजंक्शन लगा दिया जब तक यहाँ पे सीआईआरपी प्रोसेस चल रहा है। तो मॉरेटोरियम का बेसिक मतलब ये है, ठीक है? तो सेक्शन 14 है, यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स बोले, एक शॉर्ट आंसर 3-4 मार्क्स का बना के वो पूछ सकते हैं, डेफिनेटली पॉसिबल है बिकॉज उतने इंस्टेंसेस अंदर दे रखे हैं। फर्स्ट बोला इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कंटिन्यूशन ऑफ पेंडिंग सूट, ये सब पे ब्रेक लग जाएगा।
against the corporate debtor, including execution of any judgment, decree, order in any court of law, tribunal, arbitration panel or other authority. ना कोई डेक्री जजमेंट इंप्लीमेंट होगा, एग्जीक्यूट होगा, ना नया केस फाइल होगा, जो केस चल रहा है उसको भी होल्ड कर देंगे. ये मॉरेटोरियम का इफेक्ट होने वाला है, बिकॉज सीआईआरपी प्रोसेस को सबसे सुपीरियर माना जा रहा है और ये बाकी सारे प्रोसेस को उन्होंने साइड पे रख दिया कि इसको अभी छोड़ो, यहाँ पे एनसीएलटी में मैटर सॉल्व कर लेते, ज्यादा बेटर है. तो प्रायोरिटी किसको दी जा रही है वो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे. क्लियर. ट्रांसफरिंग, एनकम्बरिंग. एनकम्बरिंग का मतलब असेट पे चार्ज क्रिएट करना किसी के फेवर में. एलियनेटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ बाय द कॉर्पोरेट डेटर एनी ऑफ इट्स असेट्स और एनी लीगल राइट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट देयरिन. ठीक है, तो ये सब भी नहीं कर सकते. डेटर को बोल दिया कि भाई कोई असेट पे चार्ज मत क्रिएट करना, असेट को डिस्पोज मत करना. अब जो फैसला होगा वो आईबीसी के हिसाब से होगा, तो वैसे देखा जाएगा. एनी एक्शन टू फोरक्लोज, रिकवर, एनफोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग एनी एक्शन अंडर द सरफेसी एक्ट. जो मैंने आपको बोला, ये असेट रिकंस्ट्रक्शन और रिकवरी का एक एक्ट है, वैसा आप शॉर्ट में ध्यान रखो. जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी चलेगा, डिटेल में नहीं जाएंगे तो भी ठीक है. रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय एन ओनर और लेजर versus property is occupied by or in the possession of the corporate debtor. ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि बोले जो लेजर है, ओनर है, जिन्होंने प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट डेटर को दे रखी है, वो भी डायरेक्ट रिकवरी नहीं कर सकते. वो रिकवरी भी अभी आईबीसी के मैटर के थ्रू ही होगी, आपको वेट करना पड़ेगा, वैसे बोल दिया. नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं, द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज टू द डेटर एज मे बी स्पेसिफाइड शैल नॉट बी टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड. ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जो भी गुड सर्विसेज का सप्लाई उसको मिल रहा है वो तो चलता रहेगा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. लेकिन बाकी ये जो ऊपर ट्रांजैक्शंस बोले थे असेट्स को लेके, वो नहीं करने, उस पर रिस्ट्रिक्शन आ रहा है. द ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम शैल बी इफेक्टिव. कब तक इफेक्टिव रहेगा ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम? तो बोला या तो सीआईआरपी प्रोसेस खत्म हो जाए तब तक इसको इफेक्टिव रख सकते हैं, या अगर लिक्विडेशन में जा रहे हैं तो तब तक भी इफेक्टिव रख सकते हैं. अगर कोई रिजोल्यूशन प्लान मतलब कंपनी को कैसे बचाना है, उसकी कोई स्कीम बन रही है, तो जब तक वो स्कीम ना बन जाए तब तक होल्ड पे रख सकते हैं. तो ये डिसीजन जो है वो एनसीएलटी लेगी कि ये कब तक मोरेटोरियम प्रोवाइड करना है, तो वो ऑर्डर में अपने उस चीज को क्लियर आउट कर देंगे. नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन नंबर 15, दिस इज रिगार्डिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट. पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब ये जो सीआईआरपी स्कीम इनिशिएट हुई है, इसके बारे में सबको बताना पड़ेगा कि इस कंपनी ने इस तरीके से आईबीसी में अप्लाई किया, या क्रेडिटर इसको आईबीसी में लेके गए और एनसीएलटी ने सीआईआरपी की स्कीम जो है वो प्रोसेस अप्रूव कर दिया है और अब स्टोरी आगे बढ़ रही है, तो इसका पब्लिक अनाउंसमेंट करना है. पब्लिक अनाउंसमेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की, जिसकी हम कल बात कर रहे थे. ये वो प्रोफेशनल है जो कंपनी का पेपर वर्क और लीगल मैटर देखने वाला है एट द इनिशियल स्टेज. तो आईआरपी का नाम यहाँ पे आ रहा है, मैंने शॉर्ट में लिखा है हर जगह, आईआरपी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, पढ़ने में ईजी रहेगा. बोला सेक्शन 15 मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द आईआरपी to make the public announcement of the corporate insolvency process admitted by tribunal which shall contain the following information. क्या information आपको देनी है वो देख लो. Name and address of the debtor, name of the authority with which the corporate debtor is incorporated or registered, कौन सी आरओसी में है वो रेफरेंस दे दो. Last date for submission of claims as may be specified. इसमें आगे के प्रोसीजर से बात जुड़ी हुई है, आपको स्टोरी पूरी एक लाइन में समझ आ जाएगी. अभी यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा ब्रीफिंग आपको देता हूँ तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. एनसीएलटी में हम गए हैं, सीआईआरपी प्रोसेस के लिए बात हुई है. प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे ही एनसीएलटी अप्रूवल दे देती है कि हाँ आप रिवाइवल की स्कीम पे काम करो, तो जो भी लोग कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, जिनका पैसा फंसा हुआ है, जो भी लोग प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं, उनको बोला जाता है कि आप एक स्कीम प्रिपेयर करो कि कैसे हम कंपनी को रिवाइव करेंगे, उसका बिजनेस बचाने के लिए क्या करना है, जो अभी तक डेट इतने क्रिएट हो गए उनको कैसे सेटल करें, कितना % पे ऑफ करें ताकि नई शुरुआत कर सके. तो उसकी एक स्कीम बनाई जाती है, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन प्लान. अब रिजोल्यूशन प्लान हम लेके जाते हैं एनसीएलटी में. एनसीएलटी को अगर प्लान समझ में आ गया तो उसको अप्रूव कर देते हैं कि ये प्लान सही है, आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो. अब एग्जीक्यूशन के टाइम पे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेंगे, सारे क्रेडिटर्स की एक कमेटी बनाते हैं, उसको बोलते हैं कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स. एक ग्रुप बना दिया, उन लोगों को इकट्ठा कर लिया जिनको कंपनी से पैसा लेना है, क्योंकि अब एक्चुअली देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है. अच्छा, इनसे क्लेम्स मंगवाए जाते हैं, भाई सब लोग अपना अपना क्लेम सबमिट करो, आप सबको कंपनी से कितने कितने पैसे लेने मुझे बता दो, लिस्ट बना के दे दो, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कंपनी के रिकॉर्ड्स के साथ, पता चल जाएगा किसका कितना क्लेम है. अब जो भी क्लेम पास होगा उस हिसाब से मैं सबको पैसे देना स्टार्ट करूंगा. तो ये स्टोरी यहाँ पे आती है. तो ये इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लेम्स मंगवाए, उसको वेरीफाई करे, और जितने भी क्लेम सेटल पास हो रहे हैं उन सबकी एक लिस्ट बनाए, और तब पता चलेगा किसको कितना पैसा देना है. और कोई ज्यादा क्लेम कर रहा है तो उसका बाकी का क्लेम डिनाई हो जाएगा, कोई फॉल्स क्लेम कर रहा है तो उस पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है. नहीं तो भाई पैसे मांगने हैं तो ज्यादा मांग लो, तो थोड़ा बहुत काट पीट के मिलेगा तो अपने पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते. जेन्युइन क्लेम फाइल होने चाहिए, ये नेसेसरी होता है. ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड हो गया.
उसके बाद डिटेल्स ऑफ द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हु शैल बी वेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द क्लेम्स। तो ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है वो अपने बारे में भी डिटेल्स बता देगा यहाँ पे। किसी ने अगर मिसलीडिंग या फॉल्स क्लेम फाइल किया तो उस पर पेनल्टी लगेगी। और लास्ट पॉइंट में वही बोला है कि 180 डेज के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए या हो जाएगा, इसके बारे में भी अपने अनाउंसमेंट में मेंशन कर देंगे। अब स्टोरी कनेक्ट होती जाएगी। नेक्स्ट आंसर में वही बात हो रही है कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है। मैंने आपको बोला था इनिशियल स्टेज पे अपॉइंट होता है ये, फिर आगे जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बन जाएगी देन दे विल डिसाइड कि इसी को कंटिन्यू करवाना है या इसके बदले किसी और को अपॉइंट करना है, वो लेटर स्टेज पे डिसाइड होगा। तो ड्यूटी ऑफ आईआरपी में वही आने वाला है, पब्लिक अनाउंसमेंट करो, क्लेम्स इनवाइट करो, कॉर्पोरेट डेटर की असेट्स की प्रॉपर वैल्यूएशन करवाओ, तो ये सारा काम वो करेगा। और जैसे ही सीआईआरपी का प्रोसेस एनसीएलटी में अप्रूव हो जाएगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फ्रेम कर देगा ताकि फिर वो लोग आगे डिसीजंस ले सके। तो ये टाइम लिमिट जो है वो आईआरपी के ऊपर रहेगी, वैसे बोला। एक और पॉइंट बोला, आईआरपी शैल आल्सो प्रिपेयर द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग प्रिस्क्राइब डिटेल्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। एक फॉर्मेलिटी कि डेटर के बारे में, कंपनी के बारे में जो भी प्रिस्क्राइब डिटेल्स होती हैं उसका एक डॉक्यूमेंट उसको रेडी करना पड़ेगा ताकि कमिटी को भी सबमिट कर सके और ट्रिब्यूनल को भी। तो ये उसकी ड्यूटी का पार्ट है। अब क्योंकि लिमिटेड आंसर है, छोटा सा है, 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछ लिया तो हर पॉइंट को आपको स्पेसिफाई करके लिखना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम वाली एक लाइन भी एक पॉइंट बन जाएगी वहां, तो उस हिसाब से उसको हाईलाइट करके रखना। फिर बात हो रही है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की इन जनरल। आईआरपी इनिशियल स्टेज पे होता है, बाकी लेटर स्टेज पे उसको आरपी बोल सकते हैं शॉर्ट में। अब बोला ये एक नई कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ द आईबीसी, और इसमें कंपनी सेक्रेटरीज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आईबीबीआई जो आईबीसी कोड में बोर्ड है उनके थ्रू, इनके एग्जाम्स होते हैं, वो अपीयर करके आप ऑथोराइज्ड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकते हो ताकि आपको ये सारे काम के लिए हायर कर सके। तो अपने लिए एक वर्क स्कोप हो गया। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई एक सीएस जो काम कर रहा है दूसरा भी वही करेगा, ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। सबके पास वेराइटी ऑफ वर्क स्कोप है। आप जो कुछ यहाँ पे सीख रहे हो उसमें से कोई एक चीज आपके लिए कोर फील्ड बनने वाली है। तो आप अपनी इंटर्नशिप में क्या सीखोगे, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनमें से कौन से काम में आपको मजा आ रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आगे करियर किस फील्ड में बन सकता है। तो वन ऑफ देम इज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो ऐसी कंपनीज जो बीमार हैं, बंद होने वाली है, उनके लिए फिर आपको अपॉइंट किया जाएगा कि जो पेपर वर्क करना है इसमें वो आप करके दे सकते हैं, और फीस मिलेगी, उसका टेंशन नहीं, पहले ही साइड पे रखवा लेना। नहीं तो बोले लिक्विडेशन में चली गई तो पैसा कौन देगा, तो पैसे की बात पहले कर लेनी चाहिए, उसमें शर्म मत करना। नेक्स्ट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था वो आंसर आ गया। शॉर्ट नोट है अगेन, तो पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कंसिस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। कमिटी इवेंचुअली फॉर्म्स द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ वेरियस रूटीन टास्क। जैसे ही ये कमिटी बनती है ना, मैनेजमेंट के जो डिसीजन मेकिंग राइट होते हैं डायरेक्टर्स के, वो सारे इनके पास आ जाते हैं। बोले पैसे तो है नहीं आपके पास हमारे देने के लिए, अब इस कंपनी का क्या करना है वो हम डिसाइड करेंगे, हम सबके पैसे बाकी है। अब इस कंपनी को कौन खरीदेगा, कौन चलाएगा, कितने में डील होगी, ये सब कुछ हमसे बिना पूछे मत करना, आपने जो करना था ऑलरेडी कर दिया है और नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब सारा मैनेजमेंट का कंट्रोल इनके हाथ में आ जाएगा, और आईआरपी ने इनको एक बार अपॉइंट कर दिया, फिर आगे के एक्शन ये लेंगे। सबसे पहले तो ये आईआरपी पे ही एक्शन लेंगे, ठीक है। आईआरपी कमेटी बनाएगा, कमेटी आईआरपी के पीछे पड़ जाएगी कि इसी को अपॉइंट करना है आगे के लिए कि किसी और को अपॉइंट करना है। तो आईआरपी के तो फेवर में बात नहीं जा रही, बट मोस्टली कॉमन सेंस यही बोलती है कि जिसने अभी तक का पेपर वर्क किया है वही अगर कंटिन्यू करे तो उसको सारा केस पता है। फिर नया बंदा लेके आओगे, उसको फिर से सिखाओगे, समझाओगे, इन बिटवीन ऑन बोर्ड अपॉइंट करोगे, कोई सेंस नहीं है। तो मोस्टली जो आईआरपी होता है वही आगे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पे पूरी स्कीम के लिए अपॉइंट हो जाता है। बट उसके काम में कोई नेग्लिजेंस हो, नॉलेज ना हो, कोई भी ऐसा इशू हो, तो फिर फाइनल डिसीजन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की रहेगी, उसमें आगे अपने कुछ नहीं बोल सकते। इसके बाद COC at its first meeting shall appoint the resolution professional। चलो वो स्टोरी तो हो गई। Unless the code specifies a certain way, certain voting percentage, ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। इसमें ऐसा बोला कि अगर आईबीसी कोड में किसी भी और सेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज लिखा है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का वो कुछ अलग लिखा है, 66%, 75%, 90%, 95%, ऐसा कुछ, तो वो स्पेसिफिक फॉलो होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो इन जनरल जो वोटिंग होती है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में डिसीजन मेकिंग में, उसमें 51% मेजोरिटी मानी जाती है, जैसे नॉर्मल अपने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में होता है ना, सेम। तो आपको उसमें फिर कुछ अलग नहीं कैलकुलेट करना है, बट कहीं स्पेसिफिक बोला हो कि इतना परसेंटेज लेना है तो वो ओवरराइड करेगा। तो ये जनरल है 51%, स्पेसिफिक अगर कुछ होगा तो आगे सेक्शंस में अपने देख लेंगे, कुछ पॉइंट्स में आएगा भी, मैं आपको इससे कंपेयर करा दूंगा। तो हर एक मेंबर को वोटिंग शेयर उतना मिलेगा जितना उसका पैसा कंपनी में लगा हुआ है, वेटेड वोट्स हैं। आप जितना क्रेडिटर के फॉर्म में जितना क्रेडिट आपने दे रखा है उतने आपको उस हिसाब से वोटिंग राइट्स मिलेंगे, ये भी इम्प्लाइड बात होगी। नेक्स्ट
आंसर आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू रिजोल्यूशन प्लान। ये मैं आपको भी स्टोरी बता ही रहा था कि रिजोल्यूशन प्लान है क्या, इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो समझो। पहले तो बोल दिया कि रिजोल्यूशन प्लान जो है वो कोई भी लेके आ सकता है, जो भी कनेक्टेड पार्टी, इंटरेस्टेड पार्टी, जिसका पैसा फंसा हुआ है, कोई क्रेडिटर स्कीम बना सकता है, अगर वो इस मामले में एक्सपर्ट है, वो अपना प्रेजेंटेशन दे सकता है कि इस कंपनी को ऐसे रिवाइव किया जा सकता है, दैट इज ओके। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखा जाता है, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, डिफॉल्टिंग प्रमोटर्स, उनको दूर रखा जाता है इस रिजोल्यूशन प्लान की स्कीम से। ये बात यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। रीजन क्या है, वो मिसगाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। ये DHFL वाले में हो चुका है, इसलिए मैंने आपको केस पहले ही बताया। DHFL के जो फाउंडर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो पूरी फैमिली जो है वो अभी जेल में है, क्योंकि कंपनी जब इस लेवल तक आ गई कि इतने डेट्स क्रिएट हो गए, तो उन पे ये चार्ज लगा कि इन लोगों ने विलफुली डिफॉल्ट किया, अपना पैसा तो साइड पे कर लिया और क्रेडिटर्स के 90,000 करोड़ जो है वो डुबा दिए। तो विलफुल डिफॉल्ट का चार्ज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सब ने लगा दिया और अरेस्ट करके लेके गए। अब जब ये क्रेडिटर्स की कमिटी बनी, ये अदानी ग्रुप और बाकी सब जो कंपनीज है, गोदरेज है, पिरामल है, ये लोग स्कीम्स लेके आए, तो ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई ये सब स्कीम के लिए आप अग्री मत करना, हम आपका 100% पैसा वापस करेंगे। ये लोगों ने क्रेडिटर्स को ऐसा बोला। क्रेडिटर्स ने बोला तुमने जो करना था कर दिया, अगर तुम्हारे भरोसे बैठे तो जितना आ रहा है वो भी नहीं आएगा, तुमसे कोई स्कीम हमें सुननी नहीं है, क्योंकि अगर 100% पैसा है तो दे दो, फिर कहाँ से लाओगे 90,000 करोड़ रुपीज? डिफॉल्ट किया ही क्यों, हमारा इंटरेस्ट क्यों देना बंद कर दिया? जो मैच्योर हो रहे थे डिपॉजिट वो रीपे क्यों नहीं किया अगर आपके पास फंड्स थे? तो आपके पास फंड्स एक्चुअली में है नहीं और आपका कोई प्लान हमें सुनना ही नहीं। तो एक्चुअली में ऐसे डिफॉल्टिंग प्रमोटर्स को इस स्कीम से दूर रखा जाता है, बाकी के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैसा है। अब जो भी स्कीम लेके आएगा वो किसके पास लेके आएगा? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के साथ उसको डिस्कस करेगा, जो स्कीम उनको सही लगेगी फिर उसको ट्रिब्यूनल में लेके जाएगा फॉर अप्रूवल, और ट्रिब्यूनल अगर अप्रूवल देगी तो वो स्कीम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक स्टोरी है जो यहाँ पे बोली हुई, ठीक है। अभी रिजोल्यूशन प्लान वाला जो आंसर है वो आप पढ़ोगे तो आपको सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे, वर्ड टू वर्ड अपने नहीं जाएंगे तो चलेगा, ठीक है। पता चला, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब CIRP में जितना भी होना था यहाँ तक हो चुका। CIRP प्लान लेके गए, रिजोल्यूशन प्लान ट्रिब्यूनल के पास, कमिटी ने तो पास कर ही दिया था, ट्रिब्यूनल ने अप्रूव कर दिया, बोले एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। तो देखा जाए तो CIRP प्रोसेस हैज बीन डन। आप प्रॉब्लम क्या लेके गए थे? भाई कंपनी परेशान है, प्रॉब्लम में है, लॉसेस में है, इसको बचाने के लिए कोई सॉल्यूशन दो। सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन अप्रूव करा लिया, अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि CIRP प्रोसेस हैज एंडेड। 180 डेज में अगर ये सब हो चुका है तो काम खत्म। अब एग्जीक्यूशन में क्या करना है? जो स्कीम बनाई थी उसको इंप्लीमेंट करना है और बिजनेस एक नए तरीके से स्टार्ट करना है ताकि कंपनी वापस ट्रैक पे आ जाए। तो वो एग्जीक्यूशन तो स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा जैसा आपने स्कीम में कंसिडर किया वैसा। तो ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट है। अब अगर ये सब फेल हो जाता है, सपोज कोई रिजोल्यूशन प्लान नहीं बन पाया, जो बना वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, एनी रीजन, तो नेक्स्ट स्टेप क्या, ऑप्शन क्या अवेलेबल है? अगला स्टेप क्या हो सकता है? कंपनी को बंद करना पड़ेगा। तो अगले आंसर में भी उन्होंने लिक्विडेशन की डायरेक्टली बात की है। तो स्टोरी एक है ना, फ्लो में चल रही है, आपको वो ऑर्डर समझ में आता जाएगा कि कैसे शुरू करना है और फिर आगे क्या ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस। अब इसके अंदर एक पूरा आंसर है। ये आंसर में उन्होंने ये समझाया कि लिक्विडेशन में क्यों जाएंगे, क्या रीजंस है कि रिजोल्यूशन वाला प्रॉब्लम जो है वहाँ पे CIRP में सॉल्व नहीं हुआ और अब हमें लिक्विडेशन के लिए जाना पड़ रहा है। तो 6-7 पॉइंट्स दे रखे हैं और वो पूरा एक आंसर बन सकता है, उतना कंटेंट है। आप स्टार्टिंग में 3-4 पॉइंट्स में देखोगे ना तो सिर्फ सेक्शन के नंबर्स और रेफरेंस दिया हुआ है। मेन स्टोरी स्टार्ट हो रही है सेक्शन नंबर 33, इसको ट्रिगर पॉइंट्स बोला जा रहा है। ऐसे पॉइंट्स जिनसे ये समझ में आ जाता है कि अब लिक्विडेशन ही रास्ता बचा है, बाकी हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो दीज आर द ट्रिगर पॉइंट्स जो यहाँ पे एनलिस्ट किए हुए। अब काफी डिटेल में लिखा है, आप उसको कट शॉर्ट करके लिख पाओगे क्योंकि वो बैरेक्ट की लैंग्वेज है ना, तो वो पैराग्राफ दिख रहे हैं बट उतना कंटेंट नहीं है उसमें। शॉर्ट में बता देता हूँ पॉइंट वाइज क्या चल रहा है। सबसे पहले बोला वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस time period or the maximum period permitted for completion of the CIRP or fast track process or as the case may be does not receive a resolution plan। जब ट्रिब्यूनल में गए थे मैटर लेके, ट्रिब्यूनल ने बोला ना इतने दिन में प्लान सबमिट कर देना, टाइम निकल गया, कोई प्लान सबमिट ही नहीं कर रहा। मतलब किसी के पास कोई विजन नहीं है, कोई स्कीम नहीं है कि कैसे इस कंपनी को बचाया जाए। तो जब कोई स्कीम ही नहीं है तो फिर ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा, भाई वाइंड अप कर दो और क्या, या तो स्कीम लेके आओ या वाइंड अप कर दो। तो ये एक रीजन है कि टाइम लिमिट में किसी ने कोई स्कीम प्रेजेंट नहीं की। दूसरा ऑप्शन ये है कि स्कीम प्रेजेंट की लेकिन ट्रिब्यूनल ने उसको स्पेसिफिकली रिजेक्ट कर दिया, बोले ये रिजोल्यूशन प्लान तो नहीं चलेगा, इसको अप्रूव नहीं कर सकते हम, रूल्स के हिसाब से नहीं। तो या तो रिजेक्ट कर दिया या उन्होंने बोला इसमें टेक्निकल फॉल्ट्स है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस वजह से आखिरी रास्ता यही बचा है कि भाई लिक्विडेशन में जाएंगे और इसका पब्लिक अनाउंसमेंट और ये सब करना शुरू करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट में वेयर द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस बट बिफोर कंफर्मेशन ऑफ द प्लान intimates the authority the decision of the committee of creditors to liquidate the company। अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि अभी तो ये सब प्रोसेस चल ही रहा था,
मीनवाइल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अपना माइंड चेंज कर लिया। सारे क्रेडिटर्स ये सोच रहे हैं कि यार ठीक है, हमने इनिशिएट तो किया है प्रोसेस, लेकिन लग नहीं रहा है कुछ हो पाएगा, रेजोल्यूशन प्लान जो दिया है वो भी नुकसान ही लग रहा है और प्लान बन भी नहीं रहा है। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स लास्ट मोमेंट पे अगर माइंड चेंज कर दे और ट्रिब्यूनल को ये मैसेज दे दे कि हम खुद ही चाहते हैं कि आप कंपनी लिक्विडेशन का ऑर्डर दे दो, अब उसमें एनसीएलटी को क्या फर्क पड़ता है? देखो आपका पैसा फंसा हुआ है, आप डिसाइड करो क्या करना है, रिपेयर करना है या डिस्ट्रॉय करना है, आपकी मर्जी। आपने बोला रिपेयर करना है तो स्कीम लेके आओ, सही होगी तो अप्रूव कर देंगे। आपको लगता है रिपेयरेबल नहीं तो बंद कर दो, जो पैसा बचता है वो बांट के ले जाओ, हम मना नहीं कर रहे। तो अगर खुद स्टेक होल्डर्स ही बोल रहे हैं कि हमें कंपनी नहीं चलानी है, तो फिर एनसीएलटी को उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर देंगे। तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड और फोर्थ पॉइंट में बोल रहे हैं कि जो रिजोल्यूशन प्लान एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से आपने पास करवाया था कि ये स्कीम इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसा भी होता है बहुत बार कि स्कीम पास करवाने के बाद एग्जीक्यूशन में डिफॉल्ट्स होते हैं। जो कॉर्पोरेट डेटर है, जो कमिट किया उसने एनसीएलटी को कि हाँ मैं ये सब करने को तैयार हूँ, वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर आप बाद में ऐसा करोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, अगेन वो प्लान पूरा फेल होता नजर आएगा, एनसीएलटी तक ये कंप्लेंट जाएगी, तो वो लिक्विडेशन की तरफ जा सकते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो प्लान आप लेके आए हमने अप्रूव भी किया, बट एग्जीक्यूशन में एरर आ रहा है, आप ठीक से काम नहीं कर रहे या इंटेंशनली आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका इंटेंशन ही नहीं है कंपनी को ट्रैक पे लाने का। इन्वेस्टर्स का और नुकसान मत करो, कंपनी बंद करो, जितना हो सकता है पैसा रिटर्न कर दो। तो ये रीजन हो सकते हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट में इन दोनों चीजों में यही बोला हुआ है। फिफ्थ में, when a liquidation order has been passed, no suit or other legal proceeding shall be instituted by or against the debtor। वो तो समझ आ ही रहा है। मतलब प्रोवाइजो उसके अंदर बोल दिया उन्होंने, प्रोवाइडेड दैट करके, कि लिक्विडेटर के पास ये ऑप्शन रहेगा। वैसे और कोई लीगल एक्शन कंपनी के खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि अब लिक्विडेशन में जा रहे हैं तो सबका फैसला वही हो जाएगा। लेकिन अगर लिक्विडेटर को कोई लीगल एक्शन इनिशिएट करना हो कंपनी के अगेंस्ट, तो वो पावर उसके पास रहता है, बिकॉज वही तो इंचार्ज है पूरे लिक्विडेशन प्रोसेस का, तो वो तो एक्शन ले सकता है। सिक्स्थ पॉइंट में, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 शैल नॉट अप्लाई टू लीगल प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू सच ट्रांजैक्शंस एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद एनी फाइनेंशियल सेक्टोरल रेगुलेटर। तो ये जनरल पॉइंट है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं, बोला अगर नीड होगी तो ऐसे एक्शंस ले सकते हैं। द ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ नोटिस ऑफ डिस्चार्ज टू द ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज। ये एक पॉइंट स्पेसिफिक है। यहाँ ऐसा बोला कि अगर लिक्विडेशन का ऑर्डर इशू हो गया ट्रिब्यूनल से, तो इसका मतलब जो ऑफिसर्स, एम्प्लॉय, स्टाफ है, उनको क्लियर बोल दिया कि आपकी ड्यूटी खत्म, यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम द ड्यूटीज ऑफ दिस कंपनी बिकॉज कंपनी लिक्विडेशन में जा चुकी है। ये एक इसका इंडिकेशन हो गया। बट इसमें भी इफ एंड देन वाली कंडीशन है। इसमें ऐसा बोला कि अगर कंपनी लिक्विडेशन का प्रोसेस इनिशिएट कर रही है, बट साथ साथ में उनका बिजनेस ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, पूरे तरीके से बंद नहीं हुआ है, तो एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, अपॉइंटेड रह सकते हैं, और उनकी ड्यूटी तब डिस्चार्ज होगी जब बिजनेस ऑपरेशन बंद हो जाएंगे। अब बोले ऐसा कैसे होता है, एक तरफ वाइंडिंग अप कर रहे हैं, एक तरफ बिजनेस चल रहा है, जो लास्ट के ऑर्डर्स हैं, लास्ट के ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने हैं बिफोर वाइंडिंग अप द कंपनी, तो साइमल्टेनियसली ये हो सकता है कि चलो वाइंडिंग अप एक तरफ शुरू करते हैं, असेट्स का वैल्यूएशन, सेलिंग ऑफ, लेकिन जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो पेंडिंग कलेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट कर ले, नए ऑर्डर्स नहीं लेंगे, लेकिन पुराने वाले तो कंप्लीट करके खत्म करें, इन्वेंट्री वाइंड अप करते हैं, उल्टा उतना पैसा इनकैश हो जाएगा तो बाद में काम आएगा, तो साइमल्टेनियस प्रोसीजर चल सकता है। तो उसके रिगार्डिंग बोला ही। तो ये सारे रीजंस हो गए, ट्रिगर पॉइंट्स हो गए, जहां पे अब वाइंडिंग अप की तरफ ही जाना पड़ेगा और एनसीएलटी ऐसे एक्शन ले सकता है। बाकी के कुछ आंसर्स काफी सिंपल है, जैसे बोला लिक्विडेटर कौन होता है वो समझाया नेक्स्ट शॉर्ट नोट में, तो उसमें आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वर्ड टू वर्ड अभी नहीं डिस्कस करेंगे, चलेगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। लिक्विडेशन एस्टेट वाला आंसर भी ऐसे ही है। लिक्विडेशन एस्टेट का मतलब क्या, कंपनी की वो असेट्स जिनको लिक्विडेटर बेच के पैसा वसूल करेगा। एस्टेट का मतलब वही हो गया ना, कंपनी की असेट्स, ठीक है, तो उसको बेच के रिकवरी होगी और उसमें से पैसा पे ऑफ होगा। अच्छा, जब पे ऑफ होगा तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में पे ऑफ होगा, ऐसा नहीं कि रैंडमली पे कर दिया, वो भी आगे इस चैप्टर में अपने सीक्वेंस को डिस्कस करने वाले वो कवर हो जाएगा। तो लिक्विडेशन एस्टेट वाला आंसर सिंपल है। कंसोलिडेशन, वेरिफिकेशन एंड एडमिशन ऑफ क्लेम्स, ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, क्लेम्स क्रेडिटर की तरफ से मंगवाए जाते हैं जिसका जो पैसा बाकी है, तो वहां पे हम बात कर रहे थे सीआईआरपी की, तो वहां क्लेम्स क्यों मंगवा रहे थे कि रिजोल्यूशन करना है और स्कीम के हिसाब से कंपनी को रिवाइव करना है। यहाँ जो क्लेम्स मंगवाए जा रहे हैं वो लिक्विडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मंगवाए जा रहे हैं, पर्पस सेम ही है कि भाई आप बता दो किस किस का कितना पैसा बाकी है। बैंक वाले बोलेंगे हमने इतना इतना लोन दिया है, विद इंटरेस्ट हमारा इतना अमाउंट बाकी है। डिबेंचर वाले बोल रहे हैं हमारा इतना पैसा ड्यू है, इंटरेस्ट इतने टाइम से अरियर में चल रहा है। प्रेफरेंस वाले, इक्विटी वाले, सबसे क्लेम मंगवा लो, लिस्ट बना लो कि हाँ ये जेन्युइन क्लेम्स है और इतना पैसा देना है, ताकि असेट्स में से कितनी रिकवरी हो रही है और किसको कैसे पे करना है वो समझ में आए। तो ये सेम वही क्लेम वाला पॉइंट है, वहाँ सीआईआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से था या वाइंडिंग अप के इंटेंशन से, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और वहाँ पे क्लेम कौन, मतलब डिटेल्स कौन फाइंड आउट कर रहा था, आईआरपी। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, लिक्विडेटर। तो ऑफिसर का नाम चेंज हो गया, बाकी स्टोरी सिमिलर है।
लास्ट में इसमें बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, वो हमने बात कर ली। और आखिरी पॉइंट है डिसोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ये आप स्टार मार्क करके रखना। वाइंडिंग अप वर्सेस डिसोल्यूशन, ये डिफरेंस बिटवीन में भी कितनी बार पूछा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ज्यादा कंटेंट नहीं है उसमें, बट आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली के डिफरेंस क्या है। वाइंडिंग अप इज द इनिशियल स्टेज, असेट बेच रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सबका पेमेंट कर रहे हैं, बैलेंस शीट को जीरो कर रहे हैं, दैट इज वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन। जब ये सब हो जाएगा तो कंपनी का एग्जिस्टेंस भी तो टर्मिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, आरओसी को अप्लाई करेंगे स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए, उनको बोलेंगे बैलेंस शीट जीरो हो गई है, अब हमारा कंपनी का नाम आपके रजिस्टर में से हटा दो। तो जब नाम हटा दिया जाता है तो कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म होता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन तो फाइनल स्टेप हो गया, लिक्विडेशन उसके पहले होता है। तो वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, वो सेम पार्ट नहीं है, एक ही प्रोसेस के अलग अलग स्टेजेस है, डिसोल्यूशन लास्ट स्टेज है। आया समझ में? तो ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, तो कहीं पूछ ले तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ दोनों बातें अलग होती है या स्टेजेस का फर्क होता है। बोलो समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिटेल में है, वो आज कवर नहीं होगा। प्री पैकेज्ड आईआरपी, अलग अलग तरीके के स्कीम्स यहाँ पे बताइए। नॉर्मल सीआईआरपी की बात हमने कर ली, नॉर्मल लिक्विडेशन कैसे और कब होता है वो भी देख लिया। अब ये सारी स्पेशल स्कीम है, ये प्री पैकेज आईआरपी एक अलग स्कीम, उसके बाद एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर आएगा, फिर वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप आएगा। तो एक एक करके अपने टॉपिक्स को टारगेट करते जाएंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर कल कंटिन्यू करेंगे।